हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय के रूल ऑफ आईपीएक नेम के नामकरण में सीखेंगे कि इसके नियम क्या क्या होते हैं। उन सभी नियमों पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके और बेहतर तरीके से सीखेंगे कि हम नामकरण कैसे करें, जिसे हम लोग अंग्रेजी में नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। अगर इसी तरह के और भी अध्यायों को आपको देखना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेज 504 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे सभी अध्याय को 6 से लेकर 10 तक या 12 के भी कुछ चैप्टरों को पढ़ाया गया है, जहां पर आप जाकर बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। वहां पे सभी बिंदुओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी हुई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज हम इस अध्याय में जो नामकरण होते हैं उसके रूल क्या है, किस किस नियमों को हमको पालन करना होता है, उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम उन बिंदुओं को देखते हैं और चर्चा करते हैं। तो इसमें मैक्सिमम 14 रूल होते हैं। नामकरण के जो नियम होते हैं उसमें 14 हैं। तो 14 नियम जो हैं एक एक करके हम सभी इन नियमों का चर्चा करेंगे। तो देखिए हमारा नामकरण का नियम, तो पहला नियम में हमको कहता है कि प्रमुख जो कार्यात्मक समूह है की पहचान करना। तो पहला नियम है प्रमुख कार्यात्मक समूह की पहचान करना, जिसे हम लोग अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप होंगे उसको हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें है। तो कोई भी कार्बन की जो श्रृंखला दी हुई है, जैसे कि एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे हमको कार्बन की एक श्रृंखला दी हुई है। तो कार्बन की जो श्रृंखला दी हुई है उसमें हम देख सकते हैं ये हमारा एल्किल है जिसे हम लोग मेथिल भी कहते हैं। तो ये कार्बन चैन में हम जानते हैं कि कार्बन में मुख्यतः एक चैन, दो चैन होते हैं, जिसे अगर एक कार्बन है तो मेथ कहते हैं, दो कार्बन है तो एथ कहते हैं, तीन कार्बन है तो प्रोप होता है, चार कार्बन है तो ब्यूट होता है। इसी तरह से देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं COOH, यहाँ पे ये हमारा क्या है तो कार्यात्मक समूह है, या इसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप को पहचान कर लेंगे। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं और कार्बन का जो होता है कि नंबरिंग करते हैं। अब आगे देखिए हमारा, जैसे इसमें कह रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे हमारा एक फंक्शनल ग्रुप हो, लेकिन कई जगहों पर जब हम यौगिक को देखेंगे तो अधिक हमको कार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्थितियों में क्या करते हैं, तो जो हमारा कार्यात्मक समूह का जो प्राथमिकता है, वरीयता का जो क्रम होता है, उस हिसाब से हम फंक्शनल ग्रुप को अरेंज करते हैं या उन्हें हम लोग वरीयता देते हैं। जैसे आप आगे इस एग्जांपल में देखिए, तो यहाँ पे हमारा कार्यात्मक समूह जो है वो 2 है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है और यहाँ पे हमारा एल्कोहल है। यहाँ पे हमारा क्या है, एल्कोहल है। तो यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप में जो हमारा कार्यात्मक समूह में किसको हम लोगों को प्राथमिकता देना है, तो उसका क्रम होता है, क्रम के अनुसार से उसको हम लोग प्रीफरेंस देते हैं। तो यहाँ जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसकी वरीयता जो होता है कि वो प्रथम होता है, तो इसको हम लोग सबसे ऊपर रखते हैं और नामकरण जो होंगे इसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। और जो हमारा एल्कोहल होता है ये एक तरह से हाइड्रोक्सी के रूप में आएगा। तो हाइड्रोक्सी के रूप में आते हैं, तो ये जो होते हैं ये हम लोग प्रीफिक्स के रूप में इन्हें लिखेंगे। क्या लिखते हैं, इन्हें प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं। और जो कार्बोक्सिलिक होते हैं वो हमारा सफिक्स की तरह काम करते हैं। तो अगर इसका नाम भी आपको लिखना हो तो जैसे कार्बन का हम नंबरिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ से नंबरिंग हो जाता है 1 2 3 4। अब देखिए 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। अब देखिए जब हम 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं तो यहाँ हमारा कार्बोक्सिलिक है, यहाँ हमारा हाइड्रोक्सी है। तो हाइड्रोक्सी कितना पर है, 3 पर है। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट 1 ओइक हो जाएगा, ओइक एसिड। ये हमारा इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से हमको नामकरण करना है। अब हमारा दूसरा रूल में कहता है कि जो मूल श्रृंखला का चयन करना है, तो जो हमारी मूल श्रृंखला होती है उसका हम लोग सबसे पहले चयन करेंगे। प्रथम हम लोग क्या करेंगे, पहले नियम के अनुसार हम लोग जो कार्यात्मक समूह है उसका चयन करेंगे। उसके बाद हम लोग मूल श्रृंखला का चयन करेंगे। अब जैसे इस एग्जाम्पल के द्वारा हम लेकर इसे और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये हमारा कार्बन की चैन है, तो हमको श्रृंखला कैसे लेना है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक है। यहाँ पे ये हमारा एल्किल है जिसे हम लोग मेथिल भी कहते हैं। तो एल्किल में ही मेथिल आते हैं, एथिल आते हैं, प्रोपिल आते हैं। तो अब हमको कार्बन का, तो हम फंक्शनल ग्रुप का चयन कर लिए। अब देखिए यहाँ तो नंबरिंग क्या करते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप में प्रथम होते हैं वरीयता के हिसाब से उसी को हम लोग 1 नंबर पर लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो 1 2 3 4
5। अब देखिए तो कार्बन का जो श्रृंखला होगा तो मूल श्रृंखला हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मूल श्रृंखला हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मूल श्रृंखला हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगर जैसे एक और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 और यहाँ पर ले लिए CH, यहाँ पे COOH। अब देखिए CH2 CH3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, यहाँ है, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, तो इसकी मूल श्रृंखला हम लोग कैसे निकलेंगे। तो हम जानते हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला को सबसे पहले चुनना होता है। तो इसमें देखिए अगर हम लंबी श्रृंखला लेंगे तो ये हमारा जो होगा कि वो लंबी श्रृंखला हो जाएगी यहाँ से। लेकिन इसमें जब हम लंबी श्रृंखला लेते हैं तो जो हमारा कार्यात्मक समूह होता है वो नहीं आ रहा है, तो हमारी जो मूल श्रृंखला होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी मूल श्रृंखला ये नहीं होकर ये हो जाएगी, हमारी मूल श्रृंखला हो जाएगी, ये हमारी मूल श्रृंखला हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा प्राथमिकता किसको देना है, तो पहला नियम में हम कार्यात्मक जो समूह होंगे उसको लेंगे, उसके बाद हम लोग जो मूल श्रृंखला होगा उसका चयन करेंगे। आगे हमको नियम 3 में क्या कहता है, तो नियम 3 में हमसे कहता है कि एक से अधिक संभावनाओं से मूल श्रृंखला का चयन करें। माने एक से अधिक जो संभावनाएं हो तो उसी के हिसाब से हमको जो है वो श्रृंखला का चयन करना है। जैसा कि हम एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ देखिए, इसमें जब हम ये इस चयन को देखते हैं तो यहाँ पे हमको 1 2 3 4 5 कार्बन दिखाई देते हैं। जब हम ये करेंगे इस साइड से काउंटिंग कीजिएगा तो 1 2 3 4 5, तो इस साइड से भी क्या हो रहा है, तो 5 हो रहा है। लेकिन जब हम दोनों को लेते हैं तो एक में जब हम इस तरह से ले रहे हैं, इस तरह से लेते हैं, तो इसमें हमारा जो यहाँ पे है एल्डिहाइड वो नहीं आ रहा है इस फंक्शनल ग्रुप में। जब हम इस साइड से आप लेते हैं, इस साइड से हम जब लेंगे तो इसमें भी देखिए आपको कि हमारा कार्बोक्सिलिक जो है कि वो छूट जा रहा है। तो हमको ऐसा जो संभावना से लेना है जिसमें सभी आ जाए। तो सभी को आने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो हमारा मेन श्रृंखला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जिसमें दोनों आने चाहिए, जो कार्यात्मक समूह है वो दोनों आने चाहिए। तो हमारी जो चयन हो जाएगा इस प्रकार का हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमारा दोनों आ गया, इसमें हमारा क्या रहा है, दोनों प्रक्रियात्मक समूह आ जा रहे हैं। तो हम चयन का सिलेक्शन इस तरह से करेंगे। तो अब देखिए हम कार्बन का नामांकन नंबरिंग कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 ये हमारा बेहतर है, सबसे बेस्ट है। क्यों, क्योंकि जब हमने पहली बार देखा तो कार्बन के चयन में कार्बोक्सिलिक आ रहे थे लेकिन कीटोन नहीं, एल्डिहाइड नहीं आ रहे थे। जब हमने इस तरह से चयन का ले रहे थे तो हमारा जो प्रक्रम था उसमें कार्बोक्सिलिक नहीं आ रहे थे। तो हमको ऐसा श्रृंखला का चयन करना है जिसमें दोनों हमारे प्रक्रियात्मक जो समूह है वो आना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ हमारा CH3 है, यहाँ हमारा CH2 CH3। अब देखिए यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी हमारा CH3 है। अब देखिए अगर हम कार्बन का जो श्रृंखला का चयन अगर इस तरह से करें, तो इस तरह से करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेथिल आ जाएगा, एथिल आ जाएगा। जब आप इस तरह से कीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ 1 2 3 4 5, तो हमारा 5 आ गया। जब हम करेंगे तो यहाँ देखिए 2 पर और 3 पर हमारा क्या है, ये हमारा दोनों रेडिकल है, एल्किल समूह है जिसे हम लोग मेथिल भी कहते हैं। अब मेथिल यहाँ पे है तो हमको किसको प्रीफरेंस देना है, अगर हम इधर से काउंट करते कार्बन के चयन को तो हमारा क्या हो जाता है 1 2 3 4 5। तो हम देख रहे हैं कि जब हम इधर से कर रहे हैं तो हमारा जो मेथिल है वो कितने नंबर पर आ रहा है, 3 पर और 4 पर। जब हम इधर से काउंट कर रहे हैं तो हमारा मेथिल कितने पर आ रहा है, 2 पर 3 पर। तो हम हमेशा यहाँ प्रीफरेंस देंगे कि हमारा जो 2 और 3 जो है कि वो पहले आना चाहिए, जो पहले आएगा उसी को हम लोग प्रीफरेंस देते हैं। तो इस तरह से हम लोग नहीं कर सकते हैं, हमारा जो सही क्रम है वो इस तरह से होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो हमसे नियम 4 में कहता है कि जो मूल नाम लिखना, तो जो भी हमें कार्बन की श्रृंखला है उसका मूल नाम क्या है उसको हम लोगों को लिखना होता है। तो हम जानते हैं कि जब एक कार्बन होते हैं तो उसे मेथ कहते हैं,
जब 2 कार्बन होते हैं उसे हम एथ कहते हैं, जब 3 कार्बन होते हैं तो उसे प्रोप कहते हैं, जब 4 कार्बन होते हैं तो उसे हम ब्यूट कहते हैं, जब 5 कार्बन होते हैं उसे हम पेंट कहते हैं, जब 6 कार्बन होते हैं उसे हम हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन जब होते हैं तो उसे हम हेप्ट कहते हैं, जब 8 कार्बन होते हैं उसे ऑक्ट कहते हैं, 9 कार्बन होते हैं उसे नॉन कहते हैं, और 10 कार्बन जिनमें होंगे उसे हम लोग डेक कहते हैं। इसी तरह से आबंध जो होते हैं तो हमने देखा था कि जो हमारा आबंध होते हैं एल्केन होते हैं, एल्कीन होते हैं, एल्काइन होते हैं। तो एक हमारा सिंगल आबंध होता है, द्विआबंध होता है और त्रिआबंध होता है। तो जब एक आबंध होते हैं तो उसे मेथ में एन लगाएंगे तो मेथेन हो जाएगा। जब हमारा द्विआबंध होता है तो मेथ में हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं तो मेथिन हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब हमारा त्रिआबंध रहता है तो हमको मेथ में क्या लगाना रहता है, आइन लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मेथाइन हो जाता है। तो ये सभी जो होते हैं कि वो कार्बन का मूल नाम है, तो मूल नामों के लिए हमें हमेशा इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल से हम इसे और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, एक चैन है जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारा एक प्रकार्यात्मक समूह लगा हुआ है कार्बोऑक्सिलिक का, जिसे हम लोग ओइक एसिड भी कहते हैं। अब ओइक एसिड है तो कार्बन का नामकरण हम लोग किस तरह से करते हैं, नंबरिंग। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ कार्बन का जो फंक्शनल ग्रुप होगा जुड़ा रहेगा उसी तरफ से हम लोग जो होता है कि कार्बन का नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब इसमें देखिए कि हमारा कितना आ रहा है, तो 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए हमने क्या आपको बताया था कि पेंट होता है। अब पेंट होता है, अब देखिए सब में सिंगल आबंध है तो पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। अब देखिए इसमें कार्यात्मक समूह हमारा क्या लगा है, ओइक एसिड लगा है, तो क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। तो इस सब का हमारा पूरा नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। ये हमारा इसका पूरा नाम हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। तो उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आगे नियम 5 को देखते हैं। तो नियम 5 में हमसे कह रहा है कि क्रमांकन करना। तो क्रमांकन हमको कैसे करना है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसे क्रमांकन का मतलब होता है नंबरिंग को अब हम देखेंगे कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा उसी के जो पास में होगा उसी के हिसाब से हम क्रमांकन करते हैं। जैसे अब मान लीजिए आपने यहाँ से क्रमांकन शुरू किया, जब हम यहाँ से क्रमांकन शुरू करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा 4 नंबर पे एल्कोहल आ रहा है। कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे आ रहा है। जब हम इधर से क्रमांकन इसका करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा 2 नंबर पे एल्कोहल आता है। तो बेहतर जो होगा हमारा क्रमांकन करने का वो हम इस साइड से इसका क्रमांकन करेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो कम प्लेस पर हमारा एल्कोहल आना चाहिए या कोई भी कार्यात्मक समूह है या फंक्शनल ग्रुप है वो आना चाहिए। अगर सबसे दूर आएगा तो उस साइड से हम लोग क्रमांकन नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्रमांकन किस साइड से करना होगा, इस साइड से, क्योंकि यहाँ 2 पर आ रहा है, इधर से हम करेंगे तो 4 पे आएगा। तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे हमारा कितने हैं, तो 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, 5 कार्बन के लिए हम पेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। अब देखिए ये हमारा OH है तो इसको ऑल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा ऑल है वो कितने नंबर पर, 2 नंबर पर है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 पेंटानॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पेंटानॉल हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। अब देखिए यहाँ हमारा एल्कोहल नहीं कि ये कार्बोऑक्सिलिक अम्ल है जिसे हम लोग ओइक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओइक एसिड कहते हैं। ये हमारा ऑल है जो हमको एल्डिहाइड भी कहते हैं। अब देखिए इसका हम नामकरण कैसे करेंगे। तो ये हमारा जब इधर से लेंगे तो देखिए हमारा ये 2 पे आ रहा है, इधर से लेंगे तो हमारा कार्बन कितने पर आ रहा है, ये हमारा आ जाएगा 5 पे। जब हम इस क्रियात्मक समूह को छोड़कर जब हम इसको लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा 1 पर आ रहा है। तो हमेशा नंबरिंग हम किससे करते हैं, जो कम नंबर पर आए। तो हमारा नंबरिंग कहाँ से होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ 5 हो गया। अब देखिए 5 कार्बन हो गए। तो यहाँ पे हमारा क्या लगा है, ये हमारा एल्डिहाइड लगा है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कार्बोऑक्सिलिक अम्ल है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 4 पे, तो 4। अब ये CHO को हम क्या लिखते हैं, फॉर्माइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फॉर्माइल लिखते हैं। तो 4 फॉर्माइल। अब यहाँ कितना, 5 है तो क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड।
क्या हो जाएगा, 4 फॉर्माइल पेंटोनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। तो हमेशा याद ध्यान देना चाहिए कि जो कार्यात्मक समूह है या क्रियात्मक समूह है वो हमारा क्या सबसे कम नंबर पर आना चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग क्रमांकन करते हैं। अब हम आगे नियम 6 को देखते हैं। तो नियम 6 में हमसे कहता है कि एक से अधिक संभावना होने पर क्रमांकन। जब एक से अधिक संभावना है तो हम क्रमांकन कैसे करें उसके बारे में हम देखते हैं। तो कभी कभी आप देखिएगा तो 2 या 2 से अधिक संभावनाओं की स्थिति आ जाती है। तो जब वैसी स्थिति आती है तो हम क्या होते हैं कि उनको मेनली जो होते हैं कि 2 मापदंड होते हैं, उनके हिसाब से हम उनका क्रमांकन करते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक संभावना की स्थिति आ जाती है तो पहला हम करते हैं कि न्यूनतम योग नियम का इस्तेमाल करते हैं। अब न्यूनतम योग नियम क्या है, तो न्यूनतम योग नियम का मतलब हो जाता है कि जब हम कार्बन श्रृंखला में जो प्रक्रियात्मक समूह है या प्रतिस्थापित है उसके नंबर को काउंट करेंगे। नंबर को काउंट करके जब हम ऐड करते हैं, अगर जो कम आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा और उसी नियम को फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, अगर हमने कार्बन को इस साइड से काउंट किया तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। जब आप इस साइड से कार्बन को कीजिएगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे कार्बन जो है वो क्या है, तो जब हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक हमारा क्लोरो है, यहाँ ब्रोमो है, यहाँ भी हमारा क्लोरो है। अब देखिए क्लोरो जब हम इस साइड से किए हैं तो क्लोरो हमारा कितना पर आ रहा है 3 पे, ब्रोमो हमारा कितना पे आ रहा है 4 पे, और हमारा फिर क्लोरो कितने पर आ रहा है 5 पे। अब इसका देखिएगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। योग कितना आ जा रहा है 12। जब हम इस साइड से करेंगे तो इस साइड से जब आप कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे इस साइड से करने पर हमारा क्लोरो कितना पर आ रहा है 2 पर, जब हम और ब्रोमो कितना पर आ रहा है 3 पर, और क्लोरो फिर कितना पर आ रहा है 4 पर। तो हमारा क्या है 2 3 5 और 4 9 पे। तो हम हमेशा क्रमांकन जो क्या होगा हमारा, इसका क्रमांकन जो होगा कि इस तरीके से करना बेहतर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर योग में हम देख रहे हैं कि सबसे न्यूनतम हमारा 9 आ रहा है इस साइड से, जबकि हम इस साइड से कर रहे हैं तो हमारा 12 आ रहा है। तो 12 वाला क्या होगा गलत होगा और 9 वाला को हम लोग फॉलो करेंगे। आगे हमारा इसमें दूसरा नियम आता है वर्णमाला क्रम के साथ साइड चेन। तो जो वर्णमाला क्रम के साथ हम साइड चेन कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो वर्णमाला में जो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल वर्ड पढ़ते हैं ABCD, तो A से Z तक में तो हम सबसे पहले प्रीफरेंस देंगे A को और लास्ट में प्रीफरेंस देते हैं हम लोग Z को। तो पहले हम A नाम से जो शुरू होंगे उसको लिखेंगे, उसके बाद अगर A नहीं है तो B से शुरू होंगे उसको लिखेंगे, C से शुरू होंगे उसको नाम लिखेंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए तो हमने कार्बन का नंबरिंग दे दिया। अब यहाँ देखिए कि अगर हम इस साइड से नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4 5। जब आप इस साइड से नंबरिंग दीजिएगा तो 1 2 3 4 5। अब देखिए हमारा 2 पे क्या आ रहा है क्लोरो आ रहा है, यहाँ भी 2 पे ब्रोमो आ रहा है। इस साइड से हम कर रहे हैं तो 2 पे हमारा ब्रोमो आ रहा है, इस साइड से कर रहे हैं तो 2 पे हमारा क्लोरो आ रहा है। तो दोनों में तो नंबरिंग जो है प्रतिस्थापित है वो तो सेम नंबर पे आ रहा है। तो उस समय हम क्या करते हैं कि ABCD के अक्षर के अनुसार हम उसको अरेंज करते हैं। तो अब देखिए ब्रोमो और क्लोरो में हमारा ब्रोमो जो होता है तो वो B से आ रहा है और क्लोरो क्या C से आ रहा है। तो हमारा B पहले आता है C बाद में। तो हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से नंबरिंग करेंगे। और इसका जब हमको नाम देना होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। अब देखिए कार्बन कितने हैं 5 है, तो 5 के लिए क्या होता है पेंट, 5 के लिए पेन। अब एकल बंधन से जुड़े हैं तो हम क्या लिखते हैं N लगा देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। अब हम आगे नियम 7 को देखते हैं। तो नियम 7 में हमसे कहता है कि हेटेरोयम पर प्रतिस्थापना। तो हेटेरोयम पर प्रतिस्थापना कैसे करते हैं तो उन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो जो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अन्य परमाणु होते हैं उनको हम लोग विषम परमाणु कहते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जो भी अन्य परमाणु होंगे वो हमारा विषम परमाणु कहलाते हैं। तो विषम परमाणु जो होते हैं कि कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सभी क्या है तो ये सभी विषम परमाणु हैं। ये सभी क्या है तो ये सभी विषम परमाणु है। तो जब विषम परमाणु जो होते हैं कि कार्बन की श्रृंखला में आते हैं तो उनका हम नामकरण कैसे करते हैं, तो इसी को हम लोग हेटेरोयम का प्रतिस्थापन कहते हैं। तो एक उदाहरण से हम इसे और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे आप देख सकते हैं
यहाँ हमारा कार्बन का चयन है, इसमें हमारा नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन के साथ इसमें हम देख रहे हैं तो 2 मेथिल आपस में जुड़ा हुआ है। तो दो मेथिल आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसका हम नामकरण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन का नामकरण करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये प्रतिस्थापित हो गया। अब यहाँ पर कार्यात्मक समूह है, तो उसके बाद से हम नंबरिंग करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये हमने नंबरिंग कर दिया। प्रतिस्थापित कार्यात्मक समूह भी हमने चुन लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, नाइट्रोजन के साथ 2 मेथिल लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? तो N है, तो नाइट्रोजन मेथिल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं N, N, क्योंकि इसका स्थान क्या है, यहाँ पे स्थान पे नंबरिंग नहीं है, 0 हम नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या दे देंगे, यहाँ पे नंबरिंग के जगह हम जैसे हमने 2 3 लिख रहे थे, तो यहाँ पर तो N है, तो क्या लिखेंगे N डाई मिथाइल 1 ब्यूटामीन, ये हमारा क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन रहता, C रहता, तो हम क्या लिखते, 1 2 नंबरिंग देते हैं जैसे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, N है, इसीलिए हमने N डाईमिथाइल 1 ब्यूटामीन लिखे हैं। अब हम आगे नियम 8 को देखते हैं। तो नियम 8 में हमसे कहता है कि साइड चेन की नंबरिंग। तो साइड चेन की नंबरिंग हम कैसे करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइड चेन का नंबरिंग है, तो हम साइड चेन की नंबरिंग और जो हमारा अटैचमेंट बिंदु है, जैसे हम कहाँ से ये जुड़े हुए हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, अटैचमेंट बिंदु कहते हैं। तो इसमें कोई कार्यात्मक समूह नहीं हो, अगर जो हमारा साइड अटैचमेंट है उसमें कोई कार्यात्मक समूह नहीं हो, यदि साइड चेन शाखा बद्ध हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से कार्बन से क्रमांकित किया जाता है। तो हम क्या करेंगे कि यहीं से हम लोग कार्बन को काउंट करते हैं। कहाँ से कार्बन को काउंट करेंगे, इस नंबर से हम लोग कार्बन को काउंट करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब देखिए एक जगह हमारा एल्कोहल है और दूसरा जगह हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो हम ये हमारा जो होगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा, साइड चेन के रूप में काम करेगा। अब हम आगे देखते हैं हमारा नियम क्या कह रहा है। तो 9 में नियम में क्या कह रहा है, नियम 9 में कि एकाधिक प्रतिस्थापक, तो एक से अधिक भी प्रतिस्थापक होते हैं, तो उनको हम लोग कैसे करते हैं। तो जो मूल श्रृंखला पर एक से या अधिक मौजूद होने पर, अगर एक है या अधिक बार भी कोई प्रतिस्थापन है या साइड चेन को दी है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि अगर एक से अधिक है तो हम, अगर 2 है तो डाई लिखते हैं, 3 है तो ट्राई लिखते हैं, 4 है तो टेट्रा लिखते हैं, 5 है तो पेंटा लिखते हैं, 6 है तो हेक्सा लिखते हैं, 7 है तो हेप्टा लिखते हैं, 8 है तो ऑक्टा लिखते हैं, 9 है तो नोना लिखते हैं, 10 है तो डेका लिखते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल से और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप कि जब हम एक कार्बन ये श्रृंखला है, कार्बन श्रृंखला है, तो हम कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिए। अब हम जानते हैं कि जो माने पहले आते हैं नंबरिंग के हिसाब से, उसी तरफ से हम लोग काउंट करते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ हमारा क्या है, तो 1 2 पे आ रहा है, यहाँ भी 1 2, तो हम किसी साइड से भी नंबरिंग दे सकते हैं। तो हमारा जाएगा 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे हमारा 3 जगह सिर्फ क्लोरो लगा हुआ है, 2 पे 3 पे और 4 पे क्या है, क्लोरो हमारा लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, एक से अधिक प्रतिस्थापक है, क्योंकि एक क्लोरो नहीं है, 3 है तो अधिक है। तो हम जानते हैं कि 3 के लिए हम क्या लगाते हैं, ट्राई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ट्राई लगाते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम देख रहे हैं कि 2 पे है, 3 पे है और 4 पे है। तो 4 पे तो 2 3 4 और कितने हैं, तो 3 है तो ट्राई, और क्या लगा हुआ है, तो क्लोरो। और ये कार्बन की श्रृंखला कितना है, तो 5 है, तो इसको मूल श्रृंखला क्या हो जाएगा, 5 है तो पेंट। अब देखिए एकल बंधन जुड़ा हुआ है, तो हम क्या लगाते हैं, N लगाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 3 4 ट्राई क्लोरोपेंटेन, ये हमारा नामकरण हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे नियम 10 को देखते हैं। अब नियम 10 में हमसे कह रहा है कि साइड चेन के साथ साइड चेन, तो साइड चेन के साथ भी साइड चेन होते हैं, तो उनको हम लोग कैसे नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि प्रतिस्थापित जो कार्यात्मक समूह होते हैं उसका चयन करते हैं, उसके बाद जो हमारा मूल श्रृंखला है उसको चयन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा मूल श्रृंखला क्या हो जाएगा, तो मूल श्रृंखला ये हो जाएगा,
मूल श्रृंखला हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा। अब हमको नंबरिंग कहाँ से करना है, तो 1 2 3 4, 4 प्यारा है, इस साइड से कीजिएगा तो 1 2 3 4, तो किसी साइड से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, अब देखिए 7 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो साइड चेन है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हमारा 2 है, तो यहाँ साइड चेन क्या है, तो साइड चेन के साथ भी साइड चेन है, क्योंकि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन CH है 2 है, यहाँ भी कार्बन है। अब CH1 CH हो जाएगा, यहाँ पे CH। तो यहाँ क्या है कि ये CH कार्बन चेन के साथ भी साइड है, तो साइड चेन के साथ भी साइड है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए आप जैसे देख सकते हैं, तो यहाँ क्या है, मेथिल है, मेथिल है, मेथिल है, और यहाँ भी मेथिल है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे मैंने 2 मौजूद हो, अगर 2 लगा हुआ हो तो हम उसको 20 लिखेंगे, अगर 3 लगा हुआ तो उसको 30 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 2 है तो इसको क्या लिखते हैं, 20 लिखेंगे, 3 है तो इसको क्या लिखते हैं, 30 लिखते हैं, अगर 4 है तो हम लोग टेट्रा किस लिखते हैं, टेट्रा किस लिखते हैं, अगर 5 है तो क्या हो जाएगा, पेंटा किस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग नाम देते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा क्या है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मेथिल 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 मेथिल, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 2 है, तो इसको हम लोग अब कितने नंबर पे है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 नंबर पे है, तो क्या हो जाएगा 4 4। अब देखिए 2 के 2 2 2 है, तो हम क्या लगाते हैं, 20 लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा 20। अब क्या हो जाएगा, 7 है, तो 7 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेप्टेन। 7 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 4 20 हेप्टेन। ठीक है, अब हम आगे नियम 11 को देखते हैं। तो नियम 11 में हमसे कह रहा है कि एकाधिक समूह एक बंधन से जुड़े हुए हैं। तो जो एकाधिक समूह जो होते हैं कि वो एक बंधन से जुड़े होते हैं, जैसे आप कभी बेंजीन को देखिएगा तो बेंजीन जुड़े होते हैं, फिनॉल जुड़े रहते हैं, तो वो भी एक बंधन के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो आम तौर पर ऐसा जो हम लोग होता है, तो वो जो साइक्लो श्रेणी के जो यौगिक होते हैं वो इससे जुड़े, या एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो इस माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, एक कार्बन के माध्यम से। तो हम देखते हैं कि बेंजीन जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं तो जुड़े रहते हैं। तो आमतौर पर 2 समान चक्रीय समूह एक कार्बन के माध्यम से जुड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, तो जब इसको आप देखिएगा तो ये हमारी संरचना जो है कि बेंजीन की है, ये भी हमारा क्या है, तो ये भी हमारा बेंजीन है। अब बेंजीन हम देख रहे हैं कि ये कार्बन बंध से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या है, मेथेन है। अब देखिए यहाँ 2 बेंजीन है, तो क्या हो जाएगा, डाइफेनाइल मेथेन, क्या हो जाएगा, डाइफेनाइल मेथेन। तो इस माध्यम से भी जुड़े रहते हैं। लेकिन आप कुछ सामान्य रिंग प्रणाली में देखिएगा कि जो 2 रिंगों के बीच में भी कार्बन नहीं हो, वो बिना कार्बन के भी एक बंधन के द्वारा जुड़ते हैं या जुड़े हो सकते हैं। तो इन समूहों में हम देखेंगे तो क्या करेंगे, वैसा अगर समूह है जो बिना कार्बन के बंध के जुड़े हो, तो वहाँ पे अगर द्वि है तो क्या हो जाते हैं, द्वि, टेर और तिमाही द्वारा नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी नामों द्वारा जोड़ते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। अब यहाँ देखिए हमारा ये क्या है, तो एक हम कह सकते हैं ये हमारा बेंजीन है। अब ये हमारा बेंजीन है, अब यहाँ हमारा बेंजीन है, इसमें कार्बन नहीं है, एक आबंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो एक आबंध के द्वारा जुड़ा है, तो इसमें कोई मूल नहीं है, माने कार्बन का कोई मूल नहीं है, यह एक प्रकार का यौगिक है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 2 है तो बाई, और क्या हो जाएगा, फेनाइल, क्या हो जाएगा, बाईफेनाइल। क्योंकि हमने ऊपर देखा था तो यहाँ मेथेन हमने लिखा था, क्यों, क्योंकि कार्बन आबंध से जुड़े थे, लेकिन यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, आबंध से जुड़े हैं तो बाई हो जाएगा। अगर यही हमारा अगर डबल से जुड़ा रहता तो क्या हो जाता, 2 है, अगर 3 जुड़ा रहता तो वो टेट्राई हो जाता, अगर इस तरह से जुड़ा रहता तो तिमाही हो जाता। आगे अब हम नियम 12 को देखते हैं। तो नियम 12 में हमसे कहता है कि वर्णानुक्रम के में व्यवस्था, तो अल्फ़ाबेटिकल जो वर्ड होते हैं उनके नाम के अनुसार हम लोग व्यवस्था करते हैं और लिखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा कार्बन चेन है। अब कार्बन चेन को
हमने चयन कर लिया, ये हमारा क्या हो गया, कार्बन चयन हो गया। अब कार्बन चयन में देखिए तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्लोरो है, यहाँ पे हमारा नाइट्रो है, यहाँ पे हमारा ब्रोमो है। अब हमको ब्रोमो है तो सबसे पहले सी से पहले बी आ रहा है, तो हम कार्बन का नामकरण इस साइड से करेंगे। कार्बन का नामकरण हम कहाँ से करेंगे, इस साइड से करते हैं। अब इस साइड से कीजिएगा तो ये हमारा नामकरण। अब देखिए इसमें तो जब आप इसको देखिएगा तो हमारा बी ब्रोमो कितना पड़ा रहा है, 1 पड़ा रहा है। तो ऐसे में हम देखेंगे तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ब्रोमो को लिखेंगे, तो 1 पे ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो। अब 2 क्लोरो। अब ये क्या हो जाएगा, नाइट्रो है तो 1 नाइट्रो बाद में होगा, 1 नाइट्रो। अब देखिए 3 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, तो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे तो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल का C9N है तो क्या आता है, बी के बाद आता है। सी जो होता है वो बी के बाद आता है, तो सबसे पहले हम प्रीफरेंस जो होंगे वो ब्रोमो को देंगे, उसके बाद क्लोरो को देंगे, उसके बाद नाइट्रो को देंगे। ये अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार हम लोग अरेंज करेंगे और उसी के नियम के अनुसार हम लोग लिखेंगे। आगे हमसे 13 नंबर नियम में कह रहा है कि वर्णमाला क्रम। तो जो वर्णमाला क्रम है वो कैसा हो, किस तरह से हम अरेंज करते हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कभी कभी आप देखिएगा तो उपसर्ग जो होते हैं, जिसे हम लोग प्रीफिक्स भी कहते हैं, तो प्रीफिक्स जो होते हैं कि महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे प्रीफिक्स ही हमको जानकारी देते हैं कि समूह मूल श्रृंखला से कैसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो उपसर्ग होंगे या प्रीफिक्स होंगे वही हमें बताते हैं कि जो हमारा श्रृंखला है, मूल श्रृंखला है, वो कैसे किसी कार्बनिक यौगिक से जुड़े हुए हैं। तो उसके नाम के लिए अगर हमको आईपीएक नामकरण करना है तो उसका उपयोग करके हम लोग वर्णमाला क्रम में व्यवस्था करते हैं और उन पर उपसर्ग पर भी विचार करते हैं। तो कुछ उपसर्ग जो होते हैं कि उनको बाहर रखा गया है, तो जो कुछ उपसर्ग हैं जिनको बाहर हम रखते हैं वो आता है ट्री, टेर और टेट्रा, डी ट्राई टेट्रा, सेकेंडरी, तृतीयक, ये सभी को हम लोग प्रीफिक्स से बाहर रखते हैं। किसके, प्रीफिक्स से बाहर रखते हैं, इसको उपसर्ग कह सकते हैं, या कहीं कहीं आप देखिएगा तो पूर्व लग्न कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व लग्न कहते हैं। तो ये सभी जो होते हैं कि पूर्व लग्न से बाहर रहते हैं, लेकिन कुछ उपसर्ग जो होते हैं वो शामिल भी होते हैं। जैसे हम देखते हैं साइक्लो, बेंजो, आइसो, नियो, ये सभी जो होते हैं कि शामिल होते हैं। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो ये सभी जो होंगे वो शामिल होते हैं और ये सभी जो होते हैं कि बाहर होते हैं। हमारा 14 में नियम में कहता है, नियम 14 में कि रेडिकल, तो बहुत सारे रेडिकल होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होते हैं, जैसे ये हमारा मेथेन की संरचना सूत्र है। तो मेथेन की संरचना सूत्र है, तो एल्केन समूह से जब एक जो ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं, हटाते हैं, तो हमारा CH3 बनता है। तो CH3 की जगह कोई प्रतिस्थापित जुड़ता है, यही हमारा रेडिकल कहलाता है। क्या कहलाता है, यही रेडिकल कहलाता है। तो रेडिकल जो होंगे अगर एल्केन से हटते हैं तो हमारा हो जाएंगे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल। अगर द्विबंधन से हटते हैं, अगर द्विआबंध से अगर रेडिकल को हटाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एलिडीन बन जाता है। एक संयोजक बंधन है, जैसे एक आबंध से जुड़ा हुआ है, तो अगर इससे प्रतिस्थापित होगा तो ईल हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, अगर इससे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होते हैं तो एल्डीन हो जाता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, अगर इससे प्रतिस्थापित होता है तो हमारा क्या हो जाता है, आइलडाइन हो जाता है। क्या हो जाता है, आइलडाइन हो जाता है। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पहला में हमसे कह रहा है CH3 CH2, ये हमारा क्या है, तो एथेन है। ये हमारा क्या है, एथेन है। तो एथेन का सूत्र होता है C2H6। अब एक एथेन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया तो हमारा 5 हाइड्रोजन हो गया। तो एथेन से जब हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, एथाइल हो जाएगा। अगर मेथेन से जाता तो मेथाइल, अगर प्रोपेन से जाता प्रोपीन, अगर पेंटेन से जाता तो पेंटीन हो जाता। उसी तरह से अगर डबल बॉन्ड से जाएंगे, हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होंगे तो हमारा क्या हो जाता है, जैसे ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन हमारा क्या होता है, एथ होता है। तो एथ से हटेगा तो क्या लग जाएंगे, एथाइल डीन लग जाएंगे। क्या हो जाते हैं, एथाइल डीन हो जाते हैं। उसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड है, अगर तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन एथ होता है। अगर एथ से 3
ट्रिपल बॉन्ड में अगर प्रतिस्थापित होते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, एथाइलिडाइन हो जाता है। क्या हो जाता है, एथाइलिडाइन हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल से समझिए, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा दो जो है क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल या ओइक एसिड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ये CH3 और CH2 जुड़ा हुआ है। तो हम कार्बन का नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो इस साइड से करते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 है, इसमें हम 3 नंबर पर देख रहे हैं, तो ये दोनों हमारा क्या है, एथाइल है, CH2CH इथाइल है। अब हमारा क्या है, तो 3 इथाइल हो जाएगा। अब 5 कार्बन को हम पेंट कहते हैं, N हो गया। अब देखिए यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल है या वो ओइक एसिड है, वो हमारा क्या है, 1 और यहाँ 1 2 है, तो इसीलिए हमने डाई लगा दिया और ये ओइक एसिड हो गया। ये क्या है, अनुलग्न है। क्या है, अनुलग्न है, सफिक्स है। तो कार्बोक्सिलिक का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। तो 3 एथाइल पेंटेन डाई ओइक एसिड। अगर यही हमको डबल बॉन्ड से होता तो डबल बॉन्ड से हटता है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, जब डबल बॉन्ड से हटेंगे तो हमारा हो जाएगा जैसे 1 2 3 4 5। अब डबल बॉन्ड से है तो यहाँ तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 इथाइलिडीन पेंटेन। अब पेंटेन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पेंटेन नहीं होता है, पेंटीन होता है। तो पेंटीन डाई ओइक एसिड। ठीक है, तो जब प्रतिस्थापित होंगे उसी हिसाब से हम लोग नाम देते हैं और नामकरण करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को 1 से 14 तक के नियमों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब आपको जो नामकरण है या नोमेनक्लेचर अध्याय होंगे उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी और बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ एक और वीडियो हमारा बनाएंगे जहां आप देख सकते हैं और उन चीज़ों को भी सीख सकते हैं। हमने वरीयता क्रम से भी वहाँ पे जो हमारे कार्बोक्रियात्मक समूह है उसको अरेंज किए हुए हैं। तो वो जो वरीयता क्रम है वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसको हमको वरीयता पहले देना है, किसको प्राथमिकता देना है, उन सभी बिंदुओं पर भी हमने चर्चा की है। तो उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको इस अध्याय से रिलेटेड कोई समस्या है या आपको कहीं समझने में परेशानी हो रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और भी बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।